गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। सो व्हाट वर यू आस्किंग कि बोर्ड में हमको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। आपने देखी है बोर्ड की एग्जाम की आंसर शीट किसी की बच्चे की? किसी बच्चे की आंसर शीट देखी है? कभी सर्च किया है नेट को कि लास्ट ईयर की हम जो बेस्ट बच्चे थे, बोर्ड खुद अपलोड करता है उनकी आंसर शीट्स कि बच्चे देखें। तो उन्होंने कैसे किया, उनकी पहले आंसर शीट देखो आप आराम से। फिर आप ये सवाल पूछोगे ही नहीं मुझसे, क्योंकि वो भी इंसान है। तो इतने महान नहीं है तो फिर इतने महान नहीं हो तो फिर इतने महान मार्क्स की फिर उम्मीद ही मत रखो। हाँ लगेगा ना। एक एक नंबर के नहीं आएंगे ना, थोड़े लेंदी आएंगे। अगर मान लो कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो फिर एटलीस्ट 2 से 3 नंबर के आएंगे। एक नंबर के तो छोटे, मैंने कौन सा एक नंबर का दिया है? एक भी क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है। हाँ तो 2 2 नंबर के थे ना, 2 2 नंबर के में तो लिखना है ना इतना। हाँ आएगा ना, तो स्पीड बढ़ाओ ना। क्वेश्चन में से देख देख के क्यों लिखते हो? अपनी लैंग्वेज में लिखो। ऐसा कौन सा इसमें क्वेश्चन था कि, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? सब में ही लिखना पड़ेगा ना, तो ऐसे कौन सा क्वेश्चन था जो जो आपको वहां से देख के आना पड़ा? मत करो मत करो, छोड़ दो, अपने आप चला जाएगा। हाँ बेटा, अगर हमको मार्क्स अच्छे चाहिए, जो हम उम्मीद लगा के बैठेंगे हमको 5 नंबर का सवाल है, कोई 5 नंबर ही मिले, 3 नंबर का सवाल है 3 ही मिले, 4 नंबर का सवाल है 4 ही मिले। तो अगर आप मार्क्स की उम्मीद पूरे की लगाओगे तो वो आंसर की उम्मीद तुमसे पूरी लगाएगा। जहां जहां तुम उसकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरोगे, वहां वहां वो आपके मार्क्स की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगा। समझ रहे हो? अब आप कह रहे हो कि है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा क्या, तो उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं कि आप आंसर शीट चेक करो। जो पुराने जो बेस्ट जो मेरिट होल्डर्स होते हैं, जो फुल मार्क्स लाते हैं, जिनके फुल मार्क्स आते हैं, तो वो क्या लिख के आते हैं कि उनका फुल मार्क्स आते हैं, तो वो ये सारा लिख के आते हैं। ठीक है। अब रही बात हमसे नहीं होता, तो फिर हमको हमारी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हम बोर्ड को नहीं लेटर लिख के दे सकते कि साहब हमसे नहीं होता, हमारे तो उसी में मार्क्स दे दो। ठीक है, वो कमी हमारी है, क्योंकि किसी से तो हो रहा है। स्कूल वाले जो हैं बोर्ड की कॉपियां चेक करते हैं। आर दे ऑथराइज टू चेक योर बोर्ड आंसर शीट्स? एंड रही बात स्कूल में क्या करवाते हैं, उससे कंपेयर करना है तो फिर ट्यूशन ही क्यों आए हो? अगर स्कूल में पर्याप्त करवा रहे होते तो आप यहाँ क्यों बैठे रहे होते? यहाँ क्यों आए हो मुझे बताओ। अगर स्कूल में ही सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि आपको पता है कि वहां पे सब बढ़िया नहीं चल रहा है। तो फिर कंपैरिजन ही खत्म हो गया ना। कंपैरिजन करवाओ अपन, जो हम कर रहे हैं ना, जैसे ऊंची चीज का कंपैरिजन कर रहा हो, जो हम कर रहे हैं उससे नीचे चीज का कंपैरिजन क्या करा रहे हो कि उसमें क्या हो रहा है, उसको तो भूल ही जाओ। हम अब यहाँ तक आ गए हैं, अब कंपेयर करना है तो यहाँ क्या करो कि सर बोर्ड एग्जाम्स में जो आंसर शीट्स है ना, उसमें तो ये लेवल था। या मेरे पास कोई बच्चा आया था कल, उसने ये आंसर शीट सॉल्व करी थी, उसका ये लेवल था। या एलन का बच्चा था या इसका बच्चा था। कंपैरिजन करना है तो उनसे करो। कंपैरिजन ही उससे करेंगे, हम आपको डाउनग्रेड आगे होके करेंगे ना फिर तो। ठीक है, क्लियर है? स्कूल का स्ट्रक्चर अलग होता है। स्कूल के स्ट्रक्चर में लिमिटेड टाइम में बहुत सारे बच्चों को शॉर्ट में बात समझाई जाती है। इसलिए आप ट्यूशन आते हो ताकि आपको पर्सनल अटेंशन मिले। बच्चे कम हो, टाइम ज्यादा हो। 40 मिनट के लेक्चर में 40 बच्चों को पढ़ाना, और यहाँ हम 1 से 1.25 घंटे के लेक्चर में 8 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अटेंशन ज्यादा मिल रहा है। अगर वही काम स्कूल में जो करवा रहे हैं वही काम हम आपको करवा दें, तो आपको यहाँ आने का फायदा क्या हुआ? बताओ आप, क्या फायदा हुआ? करवा देते हैं कल से वही सेम वही काम करवाएंगे। लगेगा ही नहीं कि आप ट्यूशन आए, आपको लगेगा हम स्कूल से वापस स्कूल में आए। पूरा पैटर्न पता है मुझे, मेरे पास आंसर शीट्स रखी हुई है, मेरे पास नोटबुक्स भी रखे हुए हैं, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चों को। हर साल बेस्ट नोटबुक में रख लेता हूँ, मुझे पता है स्कूल के नोटबुक में क्या लिखाया जाता है। सेम उसी पैटर्न पे करवा दूंगा। ठीक है।
तो अपना स्तर ऊपर करो। ऐसे मत कहो बोर्ड को कि तू अपना स्तर नीचे करके मुझसे नहीं होता। अपना स्तर ऊपर करो, एटलीस्ट ट्राई करो। होगा नहीं होगा, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भगवान पे छोड़ दो। एटलीस्ट हम हमारा हमारा लेवल अप रखें। समझ आया? गलतियां देख ली सबने अपनी अपनी। बेटा ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग बताई थी, एटलीस्ट ट्रिगोनोमेट्री की स्पेलिंग तो सही लिखो। और तो और मैथ्स की स्पेलिंग तो सही लिखो, मैथ्स पढ़ रहे हो। मैथ क्या होता है, कहाँ लिखा है, कौन सी बुक में लिखा हुआ है? मैथ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इट इज मैथ्स। फुल फॉर्म में मैथमेटिक्स, शॉर्ट में मैथ्स। देयर इज नो सब्जेक्ट कॉल्ड मैथ। व्हाट इज मैथ? हिंदी को भी फिर हिंद बोलना कल से, हिंद। एक एक दो दो अक्षर काट के। इंग्लिश को इंग। हाँ। और उसके बाद ये चीज भी बताई थी कि जब अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को, स्क्रीन पे देखो। तो अगर अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं साइन थीटा, सो वी डू नॉट राइट लाइक दिस साइन थीटा। बताओ क्या गलती है इसमें? कैपिटल एस कभी नहीं लिखना है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, आपने सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए हैं, पर मैंने उस चीज के मार्क्स नहीं काटे। कि पता नहीं आपको पता नहीं था या आप उस क्लास में थे नहीं, क्योंकि मैंने तो बताया था। आप अभी भी वो वीडियो रिवाइंड करके देख लो, मुझे याद रहता है मैंने क्या बताया था। कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की शुरुआत अपने को स्मॉल लेटर से ही करनी है। वन मोर थिंग, जैसे अपन कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इधर देखो स्क्रीन पे। अब ये मान लो एलएचएस पार्ट है, ओके? आपको भी कह रहा हूं, ये एलएचएस पार्ट है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके नीचे लिखा। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई जो भी किया, आइडेंटिटी लगाई, प्लस किया, माइनस किया, तो इक्वल टू का साइन बनता है। अगर नहीं लिखेंगे तो क्या क्या गलती होगी ये बताओ? ऐसा माना जाएगा कि ये स्टेप इसके आगे की है, और कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। आपने कुछ साइन नहीं लगाया तो क्या साइन माना जाएगा? यानी कि ये स्टेप इस स्टेप से मल्टीप्लाई हो रही है, मैथमेटिकली ये माना जाएगा। तो अगर हमने वो स्टेप पूरी कर दी है, नेक्स्ट स्टेप में हम आ गए हैं, तो इक्वल टू का साइन लगाने में कितनी देर लगती है? इक्वल टू का साइन। फिर ये स्टेप हो गई, तो इक्वल टू का साइन। और आदित्य रीजन कहाँ लिखते हैं किसी चीज का? सामने। आपने कहाँ लिखा? यहां। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि स्टेप कहाँ पे खत्म हुई, रीजन कहाँ पे खत्म हुआ। ऐसा लग रहा है कि ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, फिर थोड़ी देर देखने के बाद पता चला नहीं नहीं ये तो उसका रीजन है। मार्क्स नहीं मिलने वाले बेटा। पूरा सब कुछ ढंग से सही करके आओगे ना। मतलब इस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी पूरी परफेक्ट नॉलेज है, पर वो अपने लिखने की तरीके पे ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। मतलब वो अड़के बैठे हैं कि साहब मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो फिर बेटा जिस दिन बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स आएंगे ना, उस दिन बड़ा पछताओगे। उस दिन रोते रोते आओगे। पहले भी खूब बच्चे रोते रोते आए हैं मेरे पास कि सर आपकी बात मान ली होती। सारे साल मेहनत करी है, सब कुछ किया है, करके भी सही आए, बट छोटी मोटी चीजें जो आप बता रहे थे वो मानी नहीं। थोड़ा सा अपने राइटिंग पे, प्रेजेंटेशन पे काम करिए। क्योंकि आपकी आंसर शीट कोई आपके स्कूल लेवल का टीचर नहीं चेक करेगा, जो आपको जानता है कि भैया ये तो मेरा स्टूडेंट है, भाई ये तो आदित्य मेरा ही बच्चा है, चलो इस तो वो आता रहता है, इसको मार्क्स दे देता हूं। वो नहीं जानता कौन है आदित्य। उसको तो क्लियर प्रेजेंटेशन दिखेगा तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं मिलेंगे। फिर चाहे से आप प्रधानमंत्री के ही बच्चे क्यों ना हो, उसके लिए सब बराबर है। हम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर है? तो और मैं जो भी गलतियां आपके आंसर शीट्स में नोट होती हैं, मैं हमेशा कहता हूं कोशिश करो अगले एग्जाम में रिपीट ना हो। मैं राउंड करके लिखता हूं, स्टेटमेंट में लिख के देता हूं कि तेरी ये गलती है। अब मैंने आपके उसमें राउंड करके लिखा है कि राइट कैपिटल लेटर्स, तो इसलिए लिखी जाती है ताकि आप अगली बार ये गलतियां ना करें। अभी भी वो गलती तो मतलब सदाबहार इस बैच की है, पता नहीं क्या है। इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, पांच छह इक्वल टू, अचानक से इंप्लाइज। अचानक से वो इक्वल टू इंप्लाइज बन जाता है। फिर इंप्लाइज इंप्लाइज चलना शुरू हो जाता है, और फिर फाइनली आखिरी में इक्वल टू हो जाता है। पता नहीं कौन सी यहाँ पे कोई मशीन की प्रोसेसिंग सिस्टम चल रही है। हम्म। कितनी बार बता दिया भाई, इंप्लाइज का साइन हर जगह नहीं लगता, इक्वेशन में लगता है। और सही कर रहे हो, इक्वल टू का साइन लगा रहे हो, अचानक से वो इंप्लाइज क्यों बन जाता है?
ठीक है, अपनी राइटिंग स्पीड पे काम करो। असल बात यह है, कटु सत्य यह है कि किसी भी बच्चे की राइटिंग स्पीड उतनी नहीं है जितनी बोर्ड मांगता है। अब जब हमारी राइटिंग स्पीड उतनी नहीं है ना, तो फिर हम फंबल करते हैं, फंबल करते करते ये गलतियां होती हैं। और अगर हमारी राइटिंग स्पीड परफेक्ट हो तो ये गलतियां हो ही ना, क्योंकि आता तो हमको सब कुछ है, सब कुछ आता है हमको, कोई चीज नहीं हमको नहीं आती। चलो एनीवेज, तो अगले एग्जाम में देखो 8 चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर। अभी तक बहुत सारी गलतियां जो पहले चैप्टर से रिपीट कर रहे हो, आधा कोर्स हो गया है। अब इसको नेक्स्ट एग्जाम से कसम खा लो कि नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। मत करो, 5 क्वेश्चन की जगह 4 ही करो, 4 की जगह 3 ही करो। तरीका क्या होता है, पहले अपना प्रेजेंटेशन सही करो, फिर स्पीड बढ़ाओ। मत करो, 5 क्वेश्चन आया ना आपके एग्जाम में, आप अपने 3 डिसाइड कर लो कि मैं 3 अच्छे से करूंगा इस बार प्रेजेंटेशन। 3 परफेक्टली कर दो तो भी 9 नंबर है, और 5 आड़े तेड़े कर रहे हो तो भी 7-8 नंबर है। तो मैं ज्यादा नंबर उल्टा उस केस में जिसमें हम 3 हमारे क्वेश्चन ढंग से करके आए, पूरे करके आओ कि उसमें से 1 नंबर। अब पूरे करके आए हो तो मैं पूरे नंबर देता हूं, बिल्कुल देता हूं। जबरदस्ती नहीं काटता हूं मैं नंबर, कोई कोई मात्रा गलत हो गई नंबर काट दिए। मैथमेटिकली कोई चीज गलत होगी तो ही नंबर कटेंगे मेरे टेस्ट में। और बोर्ड में भी ऐसा ही होगा। आपने ट्रिगोनोमेट्री की स्पेलिंग गलत लिख ली, नहीं कटेंगे इस चीज के मार्क्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के मार्क्स नहीं कटेंगे। मैथमेटिकली जो चीज गलत होगी उसके मार्क्स कटेंगे। इक्वल टू की जगह इंप्लाइज लगाओगे, मार्क्स कटेंगे। रीजन रीजन की जगह नहीं डालोगे, मार्क्स कटेंगे। कईयों ने फिगर भी एक ही बनाया शुरू में, जबकि 2 फिगर बनाने थे, एंगल सी का अलग बनाना था, एंगल ए का अलग बनाना था। फिर एंगल सी से जब हम एंगल ए पे शिफ्ट हुए तो हमारे साइड्स नहीं बदल जाएंगी क्या? बोलो, बदलेंगी नहीं बदलेंगी? तो वो कहाँ मेंशन किया हमने? डायग्राम में भी ढंग से मेंशन नहीं था। ट्राइंगल का नाम एबीसी तक नहीं लिखा हुआ, वो भी मैंने मार्क किया एबीसी। हाँ जी। सो एक्सरसाइज नंबर 9.1, वी वर डूइंग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ वहीं का। सवाल ये था कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो छोटे बच्चों की स्लाइड, बड़े बच्चों की स्लाइड। छोटे बच्चों की स्लाइड की लेंथ कितनी आई थी? 3 मीटर। करेक्ट है क्या? सारे मैच करो। सही है। और दूसरी बताओ, बड़े बच्चों की स्लाइड की लेंथ कितनी आई थी? 2√3 मीटर। तो मैच हो गया, तो शायद मैंने ही करवा दिया था। ओके। सो कम टू, उस दिन भी आपने पूछा था, आज फिर से पूछ रहे हो। √3 की वैल्यू डालो ना बेटा। क्या होती है √3 की वैल्यू? तो 2 × 1.7 कर लो, और देख लो दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां से हमारे प्रॉपर वो लैंग्वेज वाले सवाल शुरू होते हैं जिसका हमने इंट्रोडक्शन किया था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़े। अब करीब करीब सारे क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में चलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट। भाई चले जा, नहीं मानता मेरी बात। चलो, चलाओ ना। तो वो आप सोचो, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। व्हाट कैन आई डू? मेरी बात मानता नहीं हो, मैंने बोला उसको जाने। आपकी मानता हो तो आप बेच दो। अब आपको अब आपको पाप भी नहीं करना कि पंखे में कट जाए तो। पाप पुण्य का भी आपको ख्याल रखना है, मतलब पाप भी सरी करें, वो भी मैं ना करूं। कैसे बेचते हैं? बोलो सक्षम, देखो अगर आपसे भागता हो तो। सक्षम देसी आदमी है, ये भगा सकता है। सक्षम, तेरी आवाज जान समझता हूँ। अपने आप चला जाएगा, छोड़ दो। आप उस पे ध्यान, उससे ध्यान हटाओ। 5 मिनट वेट करो, उससे ध्यान हटाओ अपने। तो हम उस पे ध्यान कहाँ हटा रहे हैं? उससे ध्यान हटाओ 5 मिनट, फिर जाएगा। नहीं, पूरा ध्यान था उस पर कि गया कि नहीं गया। अब 5 मिनट ध्यान हटाओ, वो चला जाएगा। नहीं गया तो फिर देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ओके। सो एक टावर है। अब स्क्रीन पे ध्यान दो सारे बच्चे। आगे आ जाओ, आगे, आगे आ जाओ। पंखा यहाँ पर है, आगे आ जाओ। आगे आ रही है ना, यहाँ पे इस बेंच पे हवा नहीं आएगी गैस फैन की? पंखे पे बैठ जाओ फिर। हाँ। सो दिस इज द टावर। अब यहाँ पे ध्यान दे लोगे?
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। तो नोट्स में हमने सीखा था कि इस एक्सरसाइज के लिए ऑफ प्रीपोजिशन को टू प्रीपोजिशन मानना और फिर रीड करना ना, तो समझ में आएगा। टू द टॉप ऑफ ए टावर, यानी टावर के टॉप पे हम जा रहे हैं। और कहां से जा रहे हैं? ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से जा रहे हैं, राइट? तो लेट्स से दिस इज द ग्राउंड लेवल। मान लेते हैं कि यह है हमारा ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड पे एक पॉइंट है सी। यहां से हम टॉप ऑफ द टावर जा रहे हैं। गए? ठीक है। अब देखो, इसमें लैंग्वेज समझ के ये बताओ कि 30 मीटर क्या गिवन है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर? कौन है 30 मीटर दूर? देखो, जब भी यहां पे ये विच आ जाता है ना, विच, तो ये विच का मतलब होता है इससे जस्ट पीछे कौन सा नाउन बताया गया है। तो इससे जस्ट पीछे है अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या है? इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये है अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये जो पॉइंट ऑन द ग्राउंड है ना, ये पॉइंट, यानी कि पॉइंट कौन सा है मेरे यहाँ पे फिगर में? सी। ये सी पॉइंट टावर के फुट से 30 मीटर दूर है। तो लेट से टावर था ए बी, तो इसका फुट है बी। फुट क्या है इसका? बी। तो फुट से ये सी कितना दूर है? 30 मीटर। दैट मीन्स ये डिस्टेंस हो जाती है मेरी 30 मीटर। बन गया फिगर? फिगर प्रॉपरली बनाना है विद हेल्प ऑफ पेंसिल्स। अब ये 30 डिग्री क्या है ये बताओ? कौन सा एंगल है 30 डिग्री इसमें? कहाँ है ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस फिगर में? सी पर। ए पर? एलिवेशन नीचे से ऊपर होता है, ऊपर से नीचे होता है? नीचे से ऊपर। ए सी बी, अच्छा, तीन थ्री लेटर में बोल रहे हो। सिंगल लेटर में बोले तो एंगल सी। और दूसरी चीज ये देखो कि जब कॉमा के बीच में दो चीजें हैं ना, देखो, यहां से लेके यहां तक पहले स्टेटमेंट चला, फिर कॉमा आया, फिर यहाँ पे कॉमा आया। तो ये कॉमा वाली चीज को एक बार हटा के फिर सेंटेंस को पढ़ो। कॉमा के बीच में जो है, दो कॉमास के बीच में जो सेंटेंस है उसको तो भूल जाओ, अब पढ़ो। तो अब पढ़ते हैं सेंटेंस को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है यहाँ पे? एंगल सी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं 30 डिग्री। और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पता करनी है। दैट मीन्स व्हाट? ए भी पता करनी। फिगर ड्रॉन। ठीक है, तो क्या क्या चीज गिवन है? तीन चीजें गिवन है। नहीं, टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और डिस्टेंस गिवन है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन, स्टार्ट राइटिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब देखो यहां पे तो ये ऑब्जेक्ट एक ही है, तो लिख सकते हो। बट अभी आगे चल के क्वेश्चन आएंगे जब एक ही क्वेश्चन में दो दो ऑब्जेक्ट हैं एक साथ, टावर माउंटेन, माउंटेन घर, तीन तीन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से कहां? टावर से माउंटेन, या घर से माउंटेन, या घर से टावर? बताना पड़ेगा ना भैया। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, द टॉप ऑफ ए टावर। जिसको गर्मी लग रही है आगे आ जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इसको बंद कर दिया करो, जैसे साइंस की क्लास खत्म हो जाए ना, गेट को बंद कर दिया करो। अब बंद करोगे तो जाएगा कैसे वो? हाँ, ताकि वो आ ना पाए। फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। अब टावर का टॉप कौन सा वाला पॉइंट है बताओ? बी। दैट इज बी। नो, टावर का टॉप है ए, है ना, दैट इज ए। और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर कौन सा पॉइंट है? सी। दैट इज सी इज गिवन एज, कितना गिवन है? 30 डिग्री।
दैट इज एज पर द फिगर, ये एंगल हो गया, दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये दो एंगल्स गिवन हो गए। ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड द फुट ऑफ द टावर, एंड द फुट ऑफ द टावर, दैट इज बी, फुट ऑफ द टावर बी है। बी और सी के बीच की दूरी यानी कि कितनी गिवन है, 30 मीटर। ओके, चलो इसको थीटा ले लिया। अब सिंगल जो एक ही एंगल है जिसके अंदर, तो उसके अंदर हम फिगर के अंदर मेंशन कर देंगे अपोजिट साइड कौन सी है, जैसे मेंशन करने की इधर लिखने की जरूरत नहीं है कि इसको थीटा लिया तो ये बना। लेकिन अगर दो एंगल्स मेंशन हैं तो फिर मेंशन करने की जरूरत है, इवन फिगर भी दो बार बनाने की जरूरत है। ओके, तो यहां पर तो कर दो 30 डिग्री अपोजिट साइड। एंड आदित्य, ये भी मना किया था कि ऐसे फॉर्मूले नहीं लिखने, पी बाय बी, ओ बाय एच, ऐसे फॉर्मूले नहीं लिखने, मना किया था। और आपको मना किया था कि पूरे अधूरे नाम नहीं लिखने। फिर आपने लिखा है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है, अपोजिट क्या, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड। अपोजिट तो एंगल भी होता है, अपोजिट तो लोग भी होते हैं। फिर तो ये सब जो मना करते हैं वही करना है, मतलब एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। भाई इस तरीके से शॉर्टकट करके भगा भगा के पेपर कर भी लिया तो क्या फायदा। रेस की लाइन यहां से वहां से रेस स्टार्ट करके जीत भी गए तो क्या फायदा, यहां से दम में बस की बात है तो यहां आओ, यहां से स्टार्ट करो, जो होना चाहिए वो करके और फिर टाइम पे खत्म करके दिखाओ पेपर। समझे, शॉर्टकट्स अपना के नहीं। हाँ, सो बताओ अब चाहिए क्या, हाइट ऑफ द टावर चाहिए ए बी, यानी अपोजिट साइड चाहिए और एडजेसेंट गिवन है। तो अपोजिट और एडजेसेंट का कनेक्शन है मतलब, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा बताओ। हाँ, 10। नाउ 10 सी, सी पे बन रहा है ना थीटा, फॉर्मूला इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ये देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते टाइम भी मैं एक बार मैंने लिखा अपोजिट बाय एडजेसेंट, बताओ तन्मय लिखा क्या। अभी मैं भी कह सकता हूँ ना अपोजिट बाय एडजेसेंट है, समझ जाओगे ना तुम, कर लेना, कह सकता हूँ ना। बट क्यों नहीं कह रहा, अभी कौन सा मेरा कौन सा एग्जाम चल रहा है, लिख रहा हूं ना लेकिन पूरा नाम, क्योंकि ये आदत है, ये आदत जैसी डालेंगे वैसी डलती चली जाएगी। हाँ जी, दैट इज 10, कितना एंगल सी, 30 डिग्री। अपोजिट साइड क्या है, ए बी, एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी। तो उसमें से क्या गिवन है हमको, चलो नेक्स्ट स्टेप में करो। अब देखो यहाँ इंप्लाइज लगेगा, ये इक्वेशन बन गई ना, 10 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। अब यहाँ लगेगा इंप्लाइज का साइन। 10 30 डिग्री की वैल्यू बोलो तन्नू, सारे वैल्यूज आपको याद थी, और क्लास में सारे वैल्यूज में केवल आप ही थे जिसने कभी गलती नहीं करी, जब पूछा और तब वैल्यू बता दी। पर एक्चुअल एग्जाम में किसी ने गलती नहीं करी और गलती आप ही ने करी। क्यों, हाँ, सेक की जगह साइन की लगा दी, अच्छा पढ़ने में गलती कर दी। और ए बी की वैल्यू पता करनी है, बी सी कितना है, 30, इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 × AB इज इक्वल टू 30 × 1, 30 बन जा 30। सो ए बी की वैल्यू आ जाती है 30 डिवाइडेड बाय √3, रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 ऊपर √3 नीचे। सो दिस इज 30 √3, और √3 × √3 3, 10 √3 मीटर। आंसर चेक करो।
चले नेक्स्ट पे। ये बिल्कुल बेस लेवल है, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा सवालों का ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। एक पतंग ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखो, मुझे बताओ ये 60 मीटर क्या है। लेट से ये आदमी है, ये पतंग उड़ा रहा है। अब पतंग तो ऐसे ही उड़ाता है, मान लो ये पतंग है K4 काइट। तो 60 मीटर कौन सी डिस्टेंस है? ये है 60 मीटर, बोलो तो क्या है? ग्राउंड से काइट की हाइट। हाइट वर्ड जहां भी आ जाए, जहां भी, सो हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो ये वाली हाइट लेनी है हमको, ये है 60 मीटर। लेंथ वर्ड यूज होगा बिल्कुल। अब ये क्या है? ये डोर है जिससे वो उड़ाई जा रही है ना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे हाइट ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में किसी पॉइंट पे उस स्ट्रिंग को बांध दिया। अपन भी करते थे पहले से, या अभी भी करते हो, कि जैसे पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाते उड़ाते प्यास लग गई है, किसी ने नीचे आवाज दी तो नीचे उसको किसी से बांध दिया कि उड़ती रहे तू आराम से, कहीं बाहर जाके आ गए, या तो आर या पार, या तो कट गई, या अभी भी उड़ रही है, या काट दी। हाँ? करा होगा ऐसा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट कुछ यहाँ हुआ कि ग्राउंड पे किसी पॉइंट से उसको खूंटे से बांध दिया, उस डोर को, स्ट्रिंग को। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब स्ट्रिंग जो है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड लेवल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री। सो लेट से ये है ग्राउंड लेवल, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है स्ट्रिंग? 60 डिग्री। हाँ, इंक्लिनेशन मतलब ढलान, या फिर इंक्लिनेशन एंगल का ही दूसरा नाम है। मैथमेटिकली हम जिसको एंगल बोलते हैं, सादा भाषा में उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। जैसे ये दो लाइंस हैं, तो इनके बीच में जो ये चीज है, इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? एंगल। लेकिन सादा भाषा में क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। समझ गए? इनकी इनके कनेक्शन की ढलान, एक तरीके से। ठीक है, हाँ जी। द इंक्लिनेशन ऑफ द, इंक्लिनेशन को आप एंगल पढ़ लो, हो गया काम। द एंगल ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो डोर की लंबाई चाहिए, यानी के से लेके ये लेंथ चाहिए। लेट से इसको हम मान लेते हैं ए और बी, या ए और बी। तो के से लेके बी तक की लंबाई चाहिए, के बी। ठीक है, अज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ऐसा मान लेना है कि स्ट्रिंग के अंदर कोई स्लैक नहीं है। स्लैक मतलब स्लैक, गैप। स्ट्रिंग में गैप कैसे हो सकता है? स्ट्रेट है। ठीक है, वैसे स्लैक का मतलब होता है गांठ। ठीक है, ऐसे भाई अपन ने जैसे, सपोज करो स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग में अपन ने कोई गांठ लगा रखी है बीच में, है ना। तो अब कुछ हल्का सा लेंथ जो है उसके अंदर, गांठ के अंदर भी तो इंक्लूड हो जाएगी। तो फिर अगर स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करें तो वो भी काउंट होगी। तो हमको ऐसा अज्यूम करना है कि वो सीधी है बिल्कुल, और कोई स्लैक नहीं है। क्लियर? चलें आगे। हाँ जी, तो क्या चाहिए? के बी चाहिए। तो के बी चाहिए, दैट मीन हाइपोटेन्यूज चाहिए। और ये अपोजिट साइड हो गई हमारी, जो गिवन है। ये एडजेसेंट साइड है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है इस सवाल में। और ये हाइपोटेन्यूज है विच वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड। हेयर इट इज गिवन दैट, सबसे पहले हाइट लिख लेते हैं। हाइट ऑफ अ फ्लाइंग काइट, हाइट ऑफ द फ्लाइंग काइट। और हमारे फिगर में वो हाइट क्या है? के ए इक्वल टू 60 मीटर। ऑल्सो एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। हाँ,
एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बताओ। ग्राउंड से हमारी नजर कितनी ऊपर एलिवेट हो रही है। तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं है वहां पे। यहां पे कोई व्यक्ति थोड़ा ना बैठा है जो ऊपर देख रहा है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे स्टोरी डिफरेंट चल रही है, समझे। यहाँ पे ये चल रही है कि स्ट्रिंग ने ग्राउंड के साथ क्या एंगल बनाया, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ी ना कहेंगे। यही बोलेंगे एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, और क्या कहेंगे। स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच का एंगल, स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच का एंगल। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब कोई व्यक्ति बैठे हो वहां पर, तो वो व्यक्ति जब नीचे देखेगा तो उसकी नजर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगी, उसकी लाइन ऑफ साइट जो जाएगी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट से, और जो नीचे का ऊपर बैठेगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। ठीक है। एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, दैट इज एंगल के ए बी। कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन। चलो हो गया सेट मामला दो लाइनों में। सो हेयर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल उठाओ, लगाओ ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइंगल कौन सा है, के ए बी। एंगल के ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। के, ये गलत लिख दिया मैंने, के बी ए है वो, कोई बोल भी नहीं रहा। के बी ए, एंगल के ए बी 90 डिग्री है। एंगल के बी ए मेंशन कर ही दिया अपन ने, 60 डिग्री है। और साथ में क्या है, के ए की लंबाई गिवन है 60 मीटर, और हमको क्या चाहिए, के बी। बोलो सक्षम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। साइन, क्योंकि अपोजिट साइड गिवन है और हाइपोटेन्यूज पूछा गया है, और अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है साइन में। साइन बी इक्वल टू, फॉर्मूला इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बी पे ही तो बनाया। आपने अगर कोई और लेटर लिखा है तो आप वो लेटर भी मेंशन कर सकते हो, जो भी लेटर आपने बनाया। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज, that is angle B is given as 60 degree, opposite side is KA, hypotenuse is KB, sin 60 डिग्री is √3 on 2, KA 60 है और KB जो है चाहिए मुझे, मिसिंग है, implies क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 into KB इक्वल टू 2 into 60। ठीक है, 2 into 60 कितना हुआ, 120। सो KB की वैल्यू हो गई 120/√3। अगेन रेस्टलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज 120√3 डिवाइडेड बाय 3। कितनी बार गया, 40। सो 40√3 मीटर आंसर है। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दो प्लीज। पिछले क्वेश्चन में भी नहीं लिखा शायद हमने, नहीं लिखा ना, तो उसमें भी लिखो, इसमें भी लिखो, क्या है। हेंस, क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू के बी इक्वल टू 40√3 मीटर। और पिछले सवाल में क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट रहेगा, पिछले सवाल में क्या पूछा गया था, हाइट, हाइट ऑफ द टावर है ना। तो हाइपोटेन्यूज थी पिछली बार भी, पिछली बार साइन लगाया था क्या। तो 10 में हाइपोटेन्यूज का क्या लेना देना है भाई। 10 में हाइपोटेन्यूज का कोई लेना देना नहीं है, सवाल ही पढ़ लो ना बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। साफ साफ तो लिखा हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज, जो भी आया था हमारा आंसर। करो फिनिश दोनों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो पहली बार एक्सरसाइज में ऐसा सवाल आया है जहां पे उसकी हाइट दे रखी है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन बना रहा है उसकी हाइट दे रखी है। अब दे रखी है तो फिर कंसीडर करनी है। फिर ऐसे नहीं मानना कि आंखें धरती में हैं। फिर आंखें उसकी चेहरे पे ही हैं, धरती पे नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज हम क्या मानते हैं कि आंखें उसकी धरती पे ही हैं, नीचे से झुक के देख रहा है वो ऊपर, ऐसे मानते हैं ना। सो स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है वो टॉल कितनी है, हाइट कितनी है उसकी, 30 मीटर। ऊंची कितनी है बिल्डिंग, 30 मीटर। उस 30 मीटर से कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है, जो कि उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है कहां पे, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्या समझे, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ गया। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था कि जैसे जैसे हम किसी टावर की या किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, एंड व्हेन वी एज वी मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, आवर एंगल ऑफ एलिवेशन विल इंक्रीज, हमको ज्यादा ऊंचा देखने की जरूरत पड़ेगी, राइट। और जैसे जैसे दूर आएंगे वो घटता जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्डिंग के बिल्कुल फुट पे पहुंच जाए, बिल्कुल बिल्डिंग के चिपक जाए। अब आप टॉप पे देख के बताओ, तो टॉप पे देखने के लिए बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर देखना पड़ेगा, और उसमें भी शायद दिक्कत आए देखने में। होगा नहीं होगा ऐसा, होगा ना। अभी मैं कहूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको देखो तो यहाँ से दिख रहा है आराम से, लेकिन मैं बिल्कुल कहूँ यहाँ से देखो तो बिल्कुल 90 डिग्री पे देखना पड़ेगा ऊपर। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। सो 30 डिग्री से वो बढ़ के कितना हो गया बेटा, तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो कितनी डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ गया था। भाई पहले 30 डिग्री था, बाद में 60 डिग्री हो गया। तो पहले से अभी मैं दो पॉइंट ले लेंगे हम, एक पॉइंट पे 30 डिग्री था और दूसरे पॉइंट पे 60 डिग्री था। तो उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। भाई वो कितना मीटर वॉक करके गया बिल्डिंग की तरफ, समझ आया। कोई फिगर बना सकता है इसका परफेक्ट, बनाओ, देखूंगा। हम्म। 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 थोड़ा आगे करके 60, कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा देखो। अच्छा एक और चीज, इसकी हाइट भी है बच्चे की, लड़का भी 1.5 मीटर का है, तो वो भी मेंशन करना है फिगर के अंदर। लेट्स से दिस इज द बिल्डिंग, ये तो हो गई हमारी बिल्डिंग, कितनी है, 30 मीटर। ये है ग्राउंड लेवल, बिल्डिंग ग्राउंड से परपेंडिकुलर है, हो गया। लेट्स से बिल्डिंग को मान लेते हैं अपन ए बी, फाइन, ओके। और लड़का खड़ा था पहले, पहले मान लेते हैं लड़का यहाँ खड़ा था, और लड़का कितने मीटर का है, 1.5 मीटर का है। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 1.5 मीटर, मतलब ये हाइट लड़के की कितनी है। तो बिल्डिंग भी तो 60 मीटर की, 30 मीटर की, इतनी छोटी बनाई है हमने, उसके मुकाबले तो लड़के को ज्यादा ही बड़ा बना दिया लग रहा है। 1.5 मीटर कितना होता है पता है, आप कितने मीटर के हो। तो जब पता ही नहीं है तो फिर हंस भी रहे हो, किसी का मजाक उड़ा रहे हो, यही नहीं पता कि मजाक किस बात पे उड़ा रहे हैं। तो छोटा बच्चा क्यों नहीं हो सकता है ना, है ना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, ये आप मुझसे पूछ रहे हो। 10, आपके एक स्केल में 15 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे 10 स्केल में ला लो तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, उतना होता है 1.5 मीटर। 10 स्केल, एक स्केल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 10। 15 सेंटीमीटर का स्केल है ना, ये स्केल है ना। हाँ, 1.5 मीटर में 150 सेंटीमीटर। अब आप देख लो उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, ओके। चलें आगे। अब इस पोजीशन से जब ये इसको देखता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है बताओ, कितना गिवन है, क्या, 30 डिग्री, हाँ कम है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने इस लड़के का नाम रख दिया पी क्यू, तो मुझे कोई देख के बताएगा कि 30 डिग्री कौन सा एंगल है, इसमें नाम बताओ एंगल का, 3 लेटर में। खींचनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी देखो, इधर देखो, उसकी आंखें अभी पी वाले पॉइंट पे हैं, स्क्रीन पे देखो आंखें कहाँ हैं, पी वाले पॉइंट पे।
तो जब वो ए वाले पॉइंट को नहीं देखेगा तो वो कहां देखेगा, सामने देखेगा। नॉर्मल लाइन ऑफ साइट कहां होगी, उसकी आंखों की सीध में होगी, और उस सीध से वो अपना गर्दन को ऊपर करेगा। तो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट से जो इंक्लिनेशन होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आया? सो एक लाइन और खींचनी पड़ेगी यहां पे हमको, लाइक दिस। लेट से इसको हम सी पॉइंट मार्क कर देते हैं, और ये वाला एंगल हो जाता है मेरा 30 डिग्री। और अब थोड़ी देर के बाद वो बंदा आगे चला गया, लेट से वो खिसक के यहां आ गया। एक काम करो, इसको आर मार्क कर दो, अगले पॉइंट को क्यू करते हैं ना। अब वो आ गया यहाँ पे, क्यू पॉइंट पे आ गया। अब क्यू पॉइंट से वापस एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ आप, और अब की बार एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, सेम टॉप ऑफ द टावर का 60 डिग्री। आपने खुद ने एनालाइज किया कि देखो ये वाला मुंह ज्यादा खुला हुआ है और वो वाला मुंह कम खुला हुआ है। एंगल इसका मुंह ज्यादा खुला हुआ है और उसका मुंह कम खुला हुआ है, राइट? फिगर कंप्लीट। अब ये टोटल हाइट कितनी थी इसकी, टावर की? 30 मीटर थी। टोटल थी, है ना, 30 मीटर। कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेके ए से लेकर बी तक, राइट? उसमें से बीसी कितना होगा, बीसी? अगर पी आर 1.5 है तो इट इज फॉर्मिंग ए रेक्टेंगल, तो ये बीसी भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। तो फिर बचा हुआ एसी कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 घटाओ, 28.5 मीटर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी मुझे जब मैं ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स लगाऊंगा। समझ आया कि नहीं आया? 28.5। क्लियर? चलो स्टार्ट राइटिंग। हेयर इट इज गिवन दैट, सबसे पहले तो हाइट ऑफ द क्या है, बिल्डिंग। अब आपको निकालना क्या है इस सवाल में, कितना क्या चीज है वो फिगर में, पी क्यू। पी से लेके क्यू तक ही तो चला है वो, तो डिस्टेंस पी क्यू आपको निकालनी है, ये आपका टास्क है, टारगेट है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज ए बी इज गिवन एज 30 मीटर, एंड हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ द बॉय दैट इज बॉय, बॉय का नाम क्या है, पी आर। देखो पी आर भी कह सकता हूं मैं उसको, चलो पी आर ही कह दो, 1.5 मीटर। सो इन दोनों इंफॉर्मेशन से मैं एसी निकाल सकता हूं, कैसे? एसी कैसे निकलेगी, टोटल ए बी में से बीसी घटाना पड़ेगा, है ना? और बीसी जो है वो एग्जैक्टली बराबर है पी आर के, तो यानी ए बी में से पी आर घटाना पड़ेगा, यानी 30 में से पी आर की वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर घटानी पड़ेगी। तो दिस कम्स आउट टू बी, करो उसको माइनस, 28.5 मीटर। डन यहां तक? ओके डन। अब केस वन में पॉइंट पी पे है वो, और केस टू में पॉइंट क्यू पे चला गया, राइट? तो केस वन बनाओ यहां से। नाउ केस वन में एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना गिवन है, 30 डिग्री। सामने डालो गिवन है। सो हेयर इन ट्राइंगल शुरू हो जाओ। सो हेयर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे केस वन में बताओ?
दो ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, चलो ये बताओ यहाँ पे। दो ही दिख रहे हैं। ट्राइंगल तो तीन दिख रहे हैं, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल दो ही दिख रहे हैं, तो हमारे काम के राइट एंगल ट्राइंगल ही होते हैं। एक होगा एसी क्यू, एक होगा एसी पी, राइट। तो जब अपन पॉइंट पी ले रहे हैं केस वन वाला, तो हम पहले ट्राइंगल लेंगे ए सी पी, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ए सी पी। ओके, सो हेयर इन ट्राइंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी। क्या होता है एसीपी का मतलब? बोलो मीका, आपको तो पता होना चाहिए, आपके पापा तो उसमें है ना, पुलिस में है ना, आर्मी में है। तो क्या होता है एसीपी साहब, सुना होगा ना आपने। एसीपी प्रद्युम्न, हाँ ये सीआईडी में ये भी पता है, लेकिन एसीपी का फुल फॉर्म नहीं पता। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। एंड एंगल एपीसी इक्वल टू 30 डिग्री, और साथ में एसी भी गिवन है कितना, 28.5 मीटर। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट पीसी। मैं पूरा पीसी निकालूंगा, देखो निकालेंगे कैसे, आपने रणनीति तो तैयार करी नहीं। आपको क्या चाहिए, पीक्यू। तो आप बड़े वाले ट्रायंगल से पूरा पीसी निकाल सकते हो, और छोटे वाले ट्रायंगल से आप क्यूसी निकाल सकते हो, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड है पूरी पीसी। बड़े वाले ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड पूरी है पीसी, और छोटे वाले ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड कहां से लेके कहां तक है, क्यूसी। तो दोनों ही केस में हम अपोजिट एडजेसेंट यानी टेन थीटा लगा देंगे दोनों ही केस में। तो पीसी और क्यूसी दोनों मिल जाएंगे, और पीसी में से क्यूसी घटाएंगे तो पीक्यू मिल जाएगा। ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में मैं क्या इंटरेस्ट रखता हूं, पीसी की वैल्यू निकालने। पीसी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, निकालना शुरू करें। ओके, नाउ टेन पी, फॉर्मूला लगाओ, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। दैट इज एंगल पी कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, एसी, एडजेसेंट साइड क्या है, पीसी। और एसी कितना गिवन है, 28.5, और पीसी मिसिंग है। टेन 30 डिग्री कितना होता है, बोलो। हाँ, 1/√3। तो 1/√3 की वैल्यू हो गई 28.5 डिवाइड बाय पीसी। यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ऊपर आ जाओ। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पीसी इंटू वन, पीसी बन जा, पीसी 28.5 इंटू √3। तो पीसी की वैल्यू आ जाती है 28.5√3 मीटर। आ गया टोटल पीसी, आ गया टोटल पीसी। नाउ लेट्स फाइंड क्यूसी, उसके लिए केस टू बनाए, केस टू बना दें। चलो, नाउ अब मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं, आप करो करेक्शंस। अगेन नाउ की जगह लगाओ अगेन, केस वन की जगह लगाओ केस टू। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 30 डिग्री की जगह लगाओ सिक्स। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग लगाओ 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री, और वही सेम चीज सामने डाल देना, गिवन है। ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा अभी, ए सी क्यू। ट्राइंगल ए सी क्यू। एंगल ए सी क्यू 90 डिग्री लगाओ। एंगल ए क्यू सी कितना गिवन है, 60 डिग्री लगाओ। और ए सी वही सेम पहले वाला 28.5 मीटर, और अब की बार मैं इंटरेस्टेड हूं क्यू सी निकालने में। सेट हो गया मामला। अब टेन पी नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, छोटे ट्राइंगल में क्या कहां पे बनता है थीटा, 60 डिग्री पे, यानी क्यू पे, टेन क्यू। फॉर्मूला वही लगेगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। 30 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे हम अब की बार, 60 डिग्री लिखेंगे। अपोजिट साइड वही रहेगी ए सी, लेकिन एडजेसेंट साइड बन जाती है क्यू सी।
और टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या लिख देंगे हम? बोलो मिहिका। टेन 60 डिग्री की वैल्यू। पूरी टेबल कल 5 टाइम्स लिख के लाओ। तो अब तक क्यों नहीं याद करी? जब चैप्टर ही वो चल रहा है जिसमें हर क्वेश्चन में मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। 2 बार लिख के लाना, नो एक्सक्यूजेस। नो एक्सक्यूजेस। आई विल टॉक टू योर मम्मा अदरवाइज। √3/1। तो अब तक क्यों नहीं करी? स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। तो राखी में ऐसा कौन सा काम होता है बेटा? राखी बांधो, 1 घंटे का त्योहार है राखी तो। 1 ही घंटे का त्योहार है, बताओ राखी। 1 घंटे का भी नहीं है, पर चलो ठीक है 1 घंटा मान लिया। उसके बाद हमको यार होना चाहिए, सेंस होना चाहिए कि आई एम इन क्लास 10th। कल से मेरी क्लासेस है, मुझे ये चीज मेरी पेंड। हाँ तो मम्मा से बात करता हूँ मैं, तो वो आपको याद दिलाएंगी बात बात। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर रहा हूँ लेफ्ट साइड पे। QC × √3। 28.5 × 1। 28.5 × 1 28.5 ही होता है। सो यहाँ से QC की वैल्यू आती है 28.5 डिवाइडेड बाय √3। क्रॉस रेशनलाइज करो इसको भी। तो ये बनता है 28.5 √3, और √3 3। 28.5 को 3 से काटेंगे तो कटेगा ना? कितनी बार कट रहा है? 3 9 जा 27। और 0.35 जा 15। कितना आया? 9.5 √3 मीटर। 9.5 √3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? ये लो साहब, PC भी है, QC भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। निकालो PQ, माइनस करके निकालो। हैंस, क्वेश्चन में से लिखता हूं मैं, डिस्टेंस वॉकड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग। टुवर्ड्स द बिल्डिंग, दैट इज, वो डिस्टेंस है PQ, एंड दैट विल बी इक्वल टू PC माइनस QC। तो PC कितना आया था पहले? 28.5। 28.5 √3 माइनस QC कितना है अभी? 9.5 √3 मीटर्स। सो √3 सिमिलर नेचर की टर्म से माइनस हो जाएगा। 28.5 में से 9.5 गया, 6.5 में से 6.5 हटाओ पहले, तो 28 में से 9 गया तो एग्जैक्ट 19 मीटर आंसर, राइट? ओ √3 भी तो आएगा, सॉरी सॉरी। 19 √3 मीटर आंसर। मैच करना आंसर की से। एक क्वेश्चन होमवर्क ले जाओ। हो गया ये? ओके। अभी कौन सा किया हमने? क्वेश्चन 6। अब 7th में एलिवेशन है, दो 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 लोगों का एलिवेशन है, देखो इसमें। 8th में क्या है? एंगल, इसमें भी दो हैं। 12th में देखो एलिवेशन डिप्रेशन दोनों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके आना है सबको। क्वेश्चन नंबर 7 सबको ट्राई करके आना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।